नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इकोनॉमिक पॉलिसी के अगले कंटेंट पर चर्चा करेंगे और वो जो है मेजर रिफॉर्म के संदर्भ में है कि भारत की जो आर्थिक नीति है उसमें आमूलचूल क्या परिवर्तन किए गए, उनमें क्या क्या रिफॉर्म किए गए, क्या क्या सुधार किए गए। विद्यार्थियों, इन सुधारों की चर्चा करने से पूर्व कुछ पीछे हमें जाना होगा कि अगर हम जुलाई 1991 की बात करें, जिस समय भारत में आर्थिक सुधार, जिसको आप नवीन आर्थिक नीति का नाम दे सकते हैं, जो किए गए थे, उसके पीछे भारत सरकार का एक मंतव्य था। कारण ये था कि 1991 में भारत की जो दशा थी, आर्थिक दशा, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी, विदेशी मुद्रा के भंडार नगण्य थे, औद्योगिक विकास की दर, कृषि विकास की दर, आर्थिक विकास की दर जो बहुत ही निम्न अवस्था में थी। और ऐसी स्थिति में उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। भारत सरकार को अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता महसूस हुई। जब भारत सरकार के द्वारा आवेदन किया गया तो विश्व बैंक ने ऋण देने से मना कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी ऋण देने से मना कर दिया। कारण यह था कि इतनी कमजोर अर्थव्यवस्था को हम ऋण नहीं दे सकते, और उन्होंने कंडीशनल ऋण देने की बात कही कि हम ऋण तब दे सकते हैं जब आप हमें एश्योर करें कि आप एक मिनिमम ग्रोथ रेट बनाए रखेंगे, यानी एक न्यूनतम जो विकास की दर है उतनी आप बनाए रखेंगे। और हमारे भारत के जो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने लिखित में पत्र लिख करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह आश्वासन दिया कि हम मिनिमम इतनी विकास दर बनाए रखेंगे। लेकिन उस विकास दर को बनाए रखना भी एक चुनौती थी। उसका कारण ये था कि न तो हमारे पास में वित्तीय संसाधन थे, ना ही हमारे पास में जो है टेक्नोलॉजी थी, यानी ना तो हमारे पास उच्च तकनीक थी, ना ही हमारे पास वित्तीय संसाधन थे। विकासशील देशों की ये विशेषता है कि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन की तो भरमार रहती है, लेकिन उनका पूर्ण रूप से विधोन नहीं हो पाता। तो उस स्थिति में हमें जो है एक नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा, और ये तय किया गया कि किसी न किसी रूप में हमें पूंजी मंगाने के लिए, उच्च तकनीक मंगाने के लिए हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करना होगा। इसका तात्पर्य ये था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आए और वो निवेश करे, जिससे न केवल विदेशी पूंजी भारत में आएगी, बल्कि उसके साथ में उच्च तकनीक का लाभ भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, इससे निर्यातों में वृद्धि होगी, धीरे धीरे विदेशी घाटा कम हो जाएगा और विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा। तो उस समय हमने हम विदेशी विनियोग को बढ़ावा देने के लिए हमने अपनी आर्थिक नीति में आमूलचूल परिवर्तन किए। उससे पूर्व की अगर हम स्थिति को देखें तो हम ये पाएंगे कि निजी क्षेत्र या निजी विदेशी विनियोग का जो भाग होता वो न के बराबर था, और उसके आधार पर भारत सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि जब हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाना है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है, तो हमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुधार करने होंगे, और उन्हीं सुधारों को आर्थिक सुधारों के नाम से अथवा नवीन आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। अब हम अगर सुधारों की बात करें तो सबसे पहला जो सुधार किया गया वो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। देखिए, लगातार भारत सरकार के द्वारा 1948, 1956, 1980, 1977, 1970 में लगातार रिफॉर्म करके औद्योगिक नीति बनाई गई है। और औद्योगिक नीति वह नीति होती है जो कि उद्योग के विकास और विस्तार के लिए बनाई जाती है। लेकिन 1991 की जो औद्योगिक नीति थी, जो कि जुलाई में बनाई गई थी, वो नीति कुछ अलग परिवर्तन लेकर आई, क्योंकि उस नीति को विदेशी निवेश के अनुरूप बनाना था। और उस नीति में सबसे महत्वपूर्ण बात जो रखी गई वो ये था कि लाइसेंसिंग सिस्टम को बहुत सिंप्लीफाई किया गया। पहले बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, जिन उद्योगों की भी स्थापना करनी होती थी उन्हें भारत सरकार से लाइसेंस लेना होता था।
केवल भारत सरकार ने क्या किया, 4 उद्योगों को ही जो है लाइसेंसिंग की श्रेणी में रखा, जो है जैसे फार्मास्यूटिकल है, ऑटोमिक एनर्जी वगैरह है, जो है इस प्रकार हैजार्डियस या मेडिसिन वगैरह से संबंधित केमिकल इंडस्ट्रीज है, उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बाकी सबके लिए ओपन कर दिया गया कि नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है लाइसेंस लेने की, बिना लाइसेंस लिए भी आप अपना उत्पादन कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कदम उठाया गया कि लाइसेंसिंग सिस्टम को बहुत सिंप्लीफाई किया गया। नंबर 2 जो उसमें किया गया वो ये था कि जो हमारे लघु कुटीर उद्योग हैं उनके लिए जो आरक्षण नीति लागू कर रखी थी उसको धीरे धीरे कम किया गया, उनको बाहर निकाला गया ताकि वे कंपटीशन में आए, प्रतियोगिता में आए और जो है अपना गुणवत्ता में सुधार कर सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो औद्योगिक नीति में रही वो ये थी, आज तक कभी भी स्मॉल स्केल एंड क्वार्टर इंडस्ट्रीज के लिए यानी एसएसआई सेक्टर के लिए या एमएसएमई सेक्टर के लिए कभी भी सेपरेट इंडस्ट्री पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस नहीं की गई। लेकिन जब सरकार ने देखा कि जब हम आर्थिक सुधार कर रहे हैं और उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश करेगी तो ऐसी स्थिति में लघु कुटीर उद्योग जो हैं वो उनकी प्रतियोगिता को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके लिए अलग से एक पृथक औद्योगिक नीति बनाई जानी चाहिए। 1991 में भारत सरकार के द्वारा जब औद्योगिक नीति की घोषणा की गई तो उसमें एक अलग से जो है लघु कुटीर उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक नीति जो है वो बनाई गई थी। उसके बाद में आता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो किया गया वो 40% से बढ़ाकर उसकी सीमा 51% कर दी गई, यानी विदेशी निवेश जो है किसी भी भारतीय कंपनी में उसका जो शेयर 40% होता था उसे बढ़ाकर के 51% तक लाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही एमआरटीपी एक्ट जो बनाया गया, मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन एंड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जो कि भारतीय कंपनियों के एकाधिकार प्रवृत्ति को रोकने के लिए उसको बदलाव किया गया और उसके स्थान पर प्रतियोगिता अधिनियम यानी कॉम्पिटिटिव लॉ को जो है वो जारी किया गया। उसके साथ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि भारतीय जो उद्योग हैं, सरकारी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग है, उनके अंश पूंजी को के एक भाग को निजी क्षेत्र को बेच देना। ये इसलिए किया गया कि लगातार देखा गया कि सरकारी जो सार्वजनिक उद्योग हैं वो लगातार घाटे में चल रहे हैं, इसलिए घाटे में चलने वाले उद्योगों को हम लगातार उनके घाटे को सहन नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अपनाया कि कुछ शेयर निजी क्षेत्र को बेच दिया जाए ताकि वे उनकी प्रबंधन व्यवस्था को में संभाल ले और धीरे धीरे उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा विनिवेश आयोग यानी डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन का गठन भी किया गया। तो ये कुछ आमूलचूल परिवर्तन जो है वो औद्योगिक नीति में किए गए। नंबर 2 आता है फिजिकल रिफॉर्म, राजकोषीय सुधार। देखिए राजकोषीय सुधार में कर से संबंधित सुधार आते हैं। ये लगातार माना गया है कि भारत में कर की चोरी सबसे ज्यादा होती है, टैक्स इवेजन की बात करें कर की चोरी बहुत ज्यादा है और इसलिए जब भी भारत सरकार ने राजकोषीय नीति या कर क्षेत्र में सुधार के लिए कमेटियां बनाई गई, उन्होंने इस बात की हमेशा रिकमेंडेशन दी थी कि भारत सरकार को कर ढांचे में सुधार करना चाहिए, कर प्रणाली को सिंप्लीफाई करना चाहिए और उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है ये देखा गया कि जो है सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन इन टैक्स रिफॉर्म यानी कर क्षेत्र में सुधार किए गए, कर को बहुत सरलीकरण बनाया गया, सिंप्लीफाई किया गया ताकि कर चुकाने में करदाताओं को किसी प्रकार की जो है प्रोसीजरल यानी जो प्रक्रिया संबंधी कठिनाई है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन इन डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर में जो इसको सिंप्लीफाई किया गया, उसी प्रकार से कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनी कर जो है उसमें छूट दी गई, आयकर जो है उसको सिंप्लीफाई किया गया। इस प्रकार से राजकोषीय नीति में आमूलचूल परिवर्तन जो किए गए। उसके साथ में एक सरल फॉर्म जो है ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके, एक ही फॉर्म, एक पेज का फॉर्म दिया गया जिसमें करदाता अपनी आयकर विवरणी का जो दाखिल कर सकता है। उसके साथ में जो है एक्साइज ड्यूटी जो है उसमें भी क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, रिडक्शन किया गया, यानी उसमें जो है छूट प्रदान की गई। नंबर 3 आता फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखिए आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए जो है विदेशी व्यापार नीति में भी काफी सिंप्लीफाई किया गया ताकि विदेशी निवेश को जो है वो बढ़ाया जा सके और उसके अंदर सबसे मुख्य जो कदम उठाया गया वो था रुपए का अवमूल्यन करना। देखिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर रुपए का अवमूल्यन किया गया और अवमूल्यन का फायदा ये होता है कि निर्यातों में वृद्धि होती है और आयातों में कमी हो जाती है। तो देश में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए जानबूझ करके
विदेशी विनिमय दर को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर की तुलना में क्या किया गया, कम किया गया। नंबर 2 रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी, यानी जो बॉर्डर पर लगने वाला कर है जो है यानी सीमा शुल्क है उसमें धीरे धीरे कटौती की गई। नंबर 3 जो है वो जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, यानी ये प्राथमिकता दी गई कि जो भी निर्यातोन्मुख इकाइयां हैं यानी ऐसे उद्योग जो अपना 100% माल बना करके निर्यात करेंगे उन इकाइयों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता भारत सरकार के द्वारा दी गई ताकि उनके द्वारा किए गए निर्यात से विदेशी मुद्रा जो है वो अर्जन की जा सके। उसके बाद में एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाए गए, निर्यात संवर्धन पार्कों का गठन किया गया ताकि वे निर्यातों में को बढ़ावा दे सके। नंबर 4 जो सुधार किया गया वो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में था, यानी बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए, जिसके अंदर सबसे मुख्य था कि भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिस्सा जो है उसको सीमित करके 51% कर लिया गया कि जितने भी होगी उसमें हमारा नेशनलाइज बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंकों जो कि भारत सरकार के अधीन बैंक है उनमें उनकी जो कुल हिस्सा है वो 51% रहेगा। नंबर 2 जो किया गया कि प्राइवेट बैंकों के लिए एक नए नियम बनाए गए कि वो अपने बैंकों का संचालन किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद में है कि एंट्रेंस इन बैंक ऑफ द कैपिटल मार्केट, पहले बैंकों को ये सुविधा नहीं थी कि वो अपनी पूंजी जो है पूंजी बाजार से जुटा सके यानी अंश वगैरह जारी करके जुटा सके। 1991 के बाद में ये आमूल परिवर्तन किया गया कि बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को पूंजी बाजार से संग्रहित कर सकते हैं, यानी वो अपने अंश जारी करके कैपिटल मार्केट से जो है पूंजी जुटा सकते हैं। इस प्रकार के आमूल परिवर्तन जो है बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में देखने को मिले। उसके बाद में आता मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। देखिए ये रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई गई पॉलिसी है और इसमें आमूल परिवर्तन किए गए। सबसे मुख्य तो ये परिवर्तन किया गया कि अट्रैक्टिव सेविंग स्कीम्स लागू की गई, यानी लगातार बचत जो करने के लिए जो है वो इस प्रकार की स्कीम जारी की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है लिक्विडिटी बैंकों को प्राप्त हो सके। उसके बाद में रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों में कमी की गई, यानी हाउसिंग लोन है, प्राइवेट लोन है, कार लोन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लोन है, ताकि बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड की मांग बढ़े और बाजार में सर्कुलेशन जो है वो उसका जो फ्लो है वो बढ़ जाए। और उसके बाद में कुछ जो है लमसम अमाउंट जमा करें, एफडी पर अट्रैक्टिव ब्याज दर भी दी गई। इस प्रकार से धीरे धीरे ब्याज दरों में परिवर्तन करके इस प्रकार की एक मौद्रिक नीति बनाई गई जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कीमतों पर जो अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ गई है उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। उसके बाद जो छठा आमूलचूल परिवर्तन जो किया गया वो पेंशन पेमेंट पॉलिसी में था। देखिए सरकार के लिए सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जब कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है सेवा काल से तो उसको पेंशन का भुगतान करना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, यूँ कह दें कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सरकार ने इसको क्राइसिस को दूर करने के लिए कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए। सबसे पहला ये था कि नए अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई गई कि अब नए अपॉइंटमेंट नहीं, और जो डेड पोस्टें हैं जो बेकार है जिसमें खाली पड़े पद हैं जिनमें नए पद क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं उनको भी क्या किया गया, उनको धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो पूर्व में पुरानी पेंशन योजना थी उसको समाप्त करके न्यू पेंशन स्कीम यानी नई पेंशन योजना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत जो है नियोक्ता का और जो कर्मचारी है उन दोनों का एक कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड बना दिया जाता है जो कि मार्केट लिंक प्लान के अंतर्गत है, और उस पैसे को जो है शेयर मार्केट में अलग अलग प्रकार से निवेश कर दिया जाता है। इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में आमूलचूल आर्थिक सुधार किए गए और उन आर्थिक सुधारों के जो प्रभाव है लगातार 1991 के बाद से देखने में आ रहे हैं। लगातार भारत में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो वित्तीय जाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, निवेश लगातार बढ़ रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आकर लगातार जो है वो निवेश कर रही है। इस प्रकार से जो है एक आर्थिक सुधारों से एक नई गति जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त हुई है। धन्यवाद।